गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं उन सबको आपको अपने रजिस्टर में लिख करके रखना है। थ्योरी को लर्न कीजिए और उसमें क्वेश्चन आंसर पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आपको नोट करना है। जितने भी सवाल किए हैं जैसे जर्नल चैप्टर से लेकर के तो जितना अभी तक हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है वहाँ तक के जितने भी सम्स दिए हुए हैं बुक में उन सभी को भी आपको सॉल्व करके और अपने रजिस्टर में कंप्लीट करना है। जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें आप देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये फर्स्ट, और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग सेकंड। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन थर्ड चैप्टर। फोर्थ जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। फिफ्थ सब्सिडरी बुक एंड सब डिविजन। सिक्स लेजर। सेवन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 8 ट्रायल बैलेंस एंड 9 एरर्स इन देयर रेक्टिफिकेशन। चैप्टर 10 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट आर स्किप्ड, क्योंकि ये कोर्स से हमारे हट गया है, मतलब अभी लॉकडाउन के इस दौर में जो कोर्स कम किया गया है उसमें ये एक चैप्टर है। 11 चैप्टर डेप्रिसिएशन जो भी हमारा कंटिन्यू है। इस डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमने जितना अभी तक किया है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है उसके जो वैल्यू में कमी आती है या डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, वह बिजनेस के एक्सपेंसेस के रूप में डेप्रिसिएशन होता है जो हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। तो इस तरह से हम जब प्रति वर्ष एक डेप्रिसिएशन के अमाउंट को मशीन की या जो भी असेट्स है उसकी वैल्यू में से कम करते हैं तो एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जो मशीनरी अकाउंट या जो भी असेट्स है उसका अकाउंट कहलाता है। तो उस अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है ये हम यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। इसमें हमने डेफिनेशन देखी है स्पाइसर एंड पैगलर की। इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से करना है, लर्न भी करना है और समझना है। इसकी टर्मिनोलॉजी में हमने जितने भी वर्ड्स देखे थे ये सारे वर्ड्स हमें इस पूरे चैप्टर में रिपीट होंगे, तो इनके कंसेप्ट को आपको समझना है। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 11.1 कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इस कंसेप्ट को भी आपको समझना है। इसके बाद 11.2 डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड 11.3 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही तरह से हम देख सकते हैं। वियर एंड टेयर, डिप्लेशन, ऑब्सोलेंस, एफ्यूजन ऑफ टाइम, परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू एंड एक्सीडेंट। इस तरह से ये जो 6 पॉइंट है इन 6 पॉइंट के माध्यम से आपको इनके कॉजेज को अच्छे से लर्न करना है। 11.4 में कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इनके जितने भी डार्क अक्षरों में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें आपको लर्न करना है और इसके डिटेल के रूप में जो ये पूरे पॉइंट का है उसे समझाना है। इसके बाद जो डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास और फ्लक्चुएशन मतलब मूल्य में कमी या बढ़ोतरी, उतार या चढ़ाव। तो किस प्रकार से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और फ्लक्चुएशन होता है, तो इस डिफरेंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जो और डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस, इसके भी 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं लेकिन 5 पॉइंट आपको अच्छे से करना है। एक डिफरेंस और है 11.7 में ऑब्सोलेंस एंड एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, इसके भी डिफरेंस को आपको समझना है और लर्न करना है। 11.8 में नीड और ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्या आवश्यकता होती है या क्या महत्व है डेप्रिसिएशन लगाने का, तो इससे हमें यह पॉइंट्स के माध्यम से हमने यहाँ समझा था। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाती है, एक्चुअल क्या है, नेट प्रॉफिट क्या हुआ है हमारे बिजनेस का वो हमें एक्चुअल पता चल जाता है। फाइनेंशियल करेक्ट पोजीशन हमें ज्ञात हो जाती है। असेट्स के रिप्लेसमेंट के रूप में नए असेट्स को लगाने के लिए उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कंट्रोल द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जब हम हमारी पूंजी को कम करते हैं तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं।
और जितने भी हमारे लॉसेस हैं उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो आने वाले समय है उनके लिए। मॉडर्न मशीनरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पुरानी मशीनरी यदि हट जाती है तो। और इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है डेप्रिसिएशन के अमाउंट के, जितनी हमने लगाई है वो एक्सपेंसेस के रूप में कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है। फिर शॉर्ट नोट के क्वेश्चन थे 11.9 में, क्या डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक खर्चा होता है? तो इसके आंसर में यही रहेगा कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस के रूप में होता है, जो कि हम यदि लगा दें तो उससे हमें कई लाभ होंगे, इसलिए डेप्रिसिएशन बिजनेस के एक खर्चे के रूप में हम शो करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन लैंड पर भी लगाया जाना चाहिए? तो डेप्रिसिएशन लैंड पर नहीं लगता है क्योंकि लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन जब लीज पर ली जाती है कोई लैंड जिसमें से कि हम माइंस के थ्रू जो खदानों में से जैसे कोयला निकालना है या हीरा निकालना है, ऑयल निकालना है, तो उसकी वैल्यू में रिड्यूस होती है या उसकी डिक्रीज वैल्यू होती है। तो इसको भी आपको अच्छे से समझ करके और इस कंसेप्ट को भी क्लियर रखना है। इसकी स्पेशल टर्म्स जो डेप्रिसिएबल असेट्स है, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, ऑब्सोलेंस, डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन एंड फ्लक्चुएशन, इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये हम अभी बार बार यूज करेंगे जब हम सम्स करेंगे। 11.12 में फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें कॉस्ट ऑफ एन असेट्स, लाइफ ऑफ एन असेट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस मतलब अप्रचलन होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ असेट्स, यूज ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ असेट्स, प्राइस एंड ड्यूरेशन, लीगल प्रोविजन। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रभावित करते हैं। मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दो तरह से लग सकता है, चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट और क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके हमने एंट्रीज को देखा है और एंट्रियों के बाद हमने किस तरह से इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि कैसे इसका हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं और मशीनरी अकाउंट भी बनाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से देखेंगे और इसे समझेंगे। इसके बाद जो हमने मेन पॉइंट किए थे वो देखे थे 11.15 में, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन, किस तरह से हम वार्षिक डेप्रिसिएशन लगाएं और किस तरह से उसका कैलकुलेशन भी किया जाएगा। तो इसकी दो मेथड है, दोनों ही इसकी दो मेथड हमने बताई थी जो मेन है। पहली है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इन दोनों ही मेथड्स से हम डेप्रिसिएशन के सम्स करेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें उसका हमने मीनिंग समझा था। यह प्रतिवर्ष एक जैसी ही अमाउंट का हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं प्रतिवर्ष और एक बार ही इसे कैलकुलेट करना होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे और इसके फॉर्मूले को मैंने आपको समझाया भी था और कहा था कि इसे आप समझ करके करना। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ये फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों कहलाती है यह मेथड? क्योंकि जो सीधी एक ही अमाउंट हम प्रतिवर्ष कम करते हैं तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जो संपत्ति हमने लगाई है या जिस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह एक सीधी लाइन या स्ट्रेट लाइन बनाती है, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हमने इसके लाभ देखे थे कि किस प्रकार से स्थायी किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाने के लाभ होते हैं। इजी टू कैलकुलेट, आसानी रहती है इसको कैलकुलेट करने में या गणना करने में। इवन इन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर, प्रतिवर्ष हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इसकी रेसिडुअल वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है या उसकी बहुत कम अमाउंट भी रह सकती है। सर्विस रिमेन्स यूनिफॉर्म एवरी ईयर एंड इजी टू नोन। तो इस तरह से इसके जो मेरिट्स थे उसके अलावा हमने इसके डीमेरिट्स भी देखे थे। डीमेरिट्स ज़्यादा थे, लेकिन हम यदि उसको सही तरीके से या सही अमाउंट के रूप में प्रतिवर्ष शो करते रहें तो इसके मेरिट्स का हम लाभ ले सकते हैं।
इसके बाद जो हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ असेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, मतलब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को निकाला भी था और मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर किया था। इसके मशीनरी अकाउंट के बाद हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था, जिसमें प्रति वर्ष हम पर ईयर मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने इसको रिवाइज भी किया होगा और यहाँ तक आपको कोई डाउट यदि आता है तो आप मुझसे कॉल करके या फिर फ़ोन करके या मैसेज देकर कुछ भी डाउट हो तो उसे क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था ये भी मैंने आपको करने के लिए कहा था, जिसमें 4 टाइप्स मशीन दी है और उसके एक्सपेंसेस दिए हैं, उसकी रेसिडुअल वैल्यू दी है और एस्टिमेटेड लाइफ दी है। इस एग्जाम्पल को मैंने आपको एक इसकी जो ABCD मशीन्स दी हुई है इनके कैलकुलेशन के बारे में बताया था कि इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपने किया होगा और इसके बाद आपको इसमें कोई डाउट आया हो तो अभी भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5, डिफरेंट डेट्स ऑफ परचेज एंड डिफरेंट रेसिडुअल वैल्यू। यदि हमारे पास अलग अलग डेट पर हमने मशीनरी परचेज की है, कोई भी संपत्ति, कोई भी असेट्स यदि हम लेकर आए हैं वर्ष के बीच में भी, तो उसका हम डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और फिर मशीनरी अकाउंट में उसे किस तरह से शो करेंगे। तो आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 5। A firm purchased on 1st January 2014 a machinery for 22,500। ये इसकी कॉस्ट दी है जब हम इसे परचेज कर रहे हैं। It is estimated that it will be sold for 2,500 after 5 years। इसे 5 वर्षों बाद बेचा गया जिसकी 2,500 रुपये वैल्यू बची है। On 1st July 2015 and on 1st January 2016 machines for 5,600 जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 5 years बाद 600 एंड फॉर 3,300 जिसकी वैल्यू है 300 आफ्टर 5 years। वेर परचेज्ड, ये उन्होंने बीच में परचेज की थी। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट्स फॉर 3 year चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा, तीनों ही मशीन का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। यहाँ पर A, B और C इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 मशीनों का हमें यहाँ कैलकुलेशन समझना है। फर्स्ट मशीन जो हमने 22,500 की परचेज की थी, जो 1 जनवरी 14 को की थी, उसका जो वैल्यू बचा है 5 years, आफ्टर 5 years 2,500। तो इस तरह से 22,500 22,500 माइनस 2,500 और अपॉन 5 year। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार और आप समझिए। जब हमें संपत्ति की, असेट्स की जो वैल्यू दी होती है उसमें से हम उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है उसे माइनस करते हैं और उसके बटे में जितने हमारे पास यूजफुल लाइफ दी है उसे हम लिखते हैं। इस प्रकार से जब इसे सॉल्व किया जाता है तो अमाउंट आएगी 4,000 रुपीज़। ये आप करके देखिएगा। 4,000 रुपीज़ फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन की पर ईयर की अमाउंट हमने कैलकुलेट की है। इसी प्रकार सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन की भी निकाली जाएगी। सेकंड मशीन जो हमने परचेज की है 1 जुलाई 2015 को और थर्ड मशीन 1 जनवरी 2016 को। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जब मशीन परचेज की है तो उसकी वैल्यू कितनी थी और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बचेगी जितने वर्ष दिए हैं उतने वर्षों बाद। तो सेकंड मशीन जो है वो 5,600 की परचेज की थी जिसकी वैल्यू बचेगी 600 रुपीज़ और टाइमिंग है 5 years। तो इस प्रकार से ये मशीन की भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जब डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी तो उसकी 5 years से उसको हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा 1,000 रुपीज़ एंड थर्ड मशीन का 3,300 रुपीज़ आफ्टर 5 years स्क्रैप वैल्यू 300 जो माइनस किया जाएगा अपॉन 5।
तो थर्ड मशीन के डेप्रिसिएशन आया 600। एक बार यदि इन तीनों का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट में प्रति वर्ष जो डेप्रिसिएशन निकाला है उसे ही लिख करके और मशीन की वैल्यू में से कम करना है। तो मशीनरी अकाउंट देखिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। मशीनरी अकाउंट पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उसके कॉलम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 1 जनवरी को जब हमने परचेस की है 2014 में तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, उसकी अमाउंट लिखी जाएगी अमाउंट के कॉलम में 22,500। वर्ष के अंत में जब इसका डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो 31 दिसंबर 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 रुपीज़ अमाउंट में एंड बैलेंस निकाला जाएगा 22,500 माइनस 400 इज इक्वल टू 18,500। ये आप माइनस करके देखिए 22,500 में से 4,000 जो हमने फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था तो वह हम लगाएंगे पहले ही वर्ष में और जिसका ये बैलेंस बचेगा 18,500। ये जो बैलेंस बचा है एक मशीन का फर्स्ट मशीन का इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 2015 में। इस बैलेंस को सबसे पहले लिखा जाएगा 1 जनवरी टू बैलेंस BD। जब हम बैलेंस को नीचे लेकर आते हैं तो BD ब्रॉट डाउन लिखते हैं और जब उसे नीचे लेकर जाते हैं तो CD कैरी डाउन लिखा जाता है। ये आप लोग लेज़र में अच्छे से सीख चुके हैं। इसके बाद जो इस वर्ष हमने एक और मशीन खरीदी थी उस मशीन की वैल्यू थी 5,600 जो हम 1 जुलाई को लिखेंगे। डेट यहाँ पर डाली जाएगी डेट के कॉलम में और पर्टिकुलर में लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट और मशीन की वैल्यू अमाउंट के कॉलम में। इस प्रकार से ये जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वो 24,100। इसका यह मतलब समझा जाता है कि अभी 2015 में हमारे पास जो मशीनरी है वो 24,100 की है। 31 दिसंबर 15 को ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। फर्स्ट मशीन का लगेगा 4,000 रुपीज़ जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड मशीन हमने यहाँ परचेज की है उसका एनुअल डेप्रिसिएशन वार्षिक मूल्यह्रास 1,000 रुपये है और इसे हमने परचेज किया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मतलब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। जब पूरे वर्ष का निकाला है तो 1,000 आया है तो उस 6 महीने का जब निकाला जाएगा तो 500 रुपीज़ यहाँ पर हम इसे चार्ज करेंगे। तो 4,000 फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का आएगा 500 रुपीज़। इस तरह से जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा सेकंड ईयर 15 में वो आएगा 4,500 का। इस बैलेंस को निकालने के बाद हमें टोटल 24,100 में से 4,500 को माइनस करना होंगे तो बची हुआ अमाउंट 19,600 जो दोनों ही मशीनरी की रहेगी। ए मशीन और बी मशीन दोनों ही मशीनों की वैल्यू यहाँ पर टोटल करके 19,600 रुपये बैलेंस के रूप में बताई गई है। इसे आप यहाँ चाहें तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर में जब हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी 4,500 रुपये और जो इसका बैलेंस बचा 19,600 रुपये। 19,600 रुपये ये ए मशीन और बी मशीन दोनों का प्लस करके और बैलेंस निकाला गया है। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर 2016 में। जब इस बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसमें हमें यह जो बाहर के आउटर कॉलम है उसमें 19,600 पूरा दिखाना है, लेकिन जो अंदर का कॉलम है उसमें फर्स्ट मशीन का 14,500 रुपये बचा है और 5,100 रुपये सेकेंड मशीन का बैलेंस बचा है। ये भी शो करना चाहिए। जब हम तीसरी मशीन यहाँ परचेस करेंगे 3,300 रुपये की 1 जनवरी 2016 को तो लिखा जाएगा टू कैश 3,300।
31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। 3 मशीनें हो गई है, तीनों का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ लगाना है। फर्स्ट मशीन का जो हम 4,000 रुपये पहले निकाल चुके हैं, जो हमने प्रति वर्ष यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया है, वही अमाउंट लगेगी। बी मशीन का जो हमने 1,000 निकाला था, जो हमने 500 रुपीज़, क्योंकि 6 महीने के लिए ही हमने उसका उपयोग किया था, इसलिए आधा उसका लगाया था, लेकिन इस वर्ष उसका पूरा डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज़ लगेगा, क्योंकि इस वर्ष उसका पूरे समय हम यूज़ कर रहे हैं। और जो तीसरी मशीन है, जो 3,300 रुपये में खरीदी थी, परचेस की है, उसका डेप्रिसिएशन 600 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो 600 रुपीज़ है, इसे भी हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट के रूप में यहाँ लिखेंगे, और टोटल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो 5,600 रुपये में। इस प्रकार टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट 5,600 रुपये हमने यहाँ पर 31 दिसंबर 16 को लिख दी है। अब इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को मशीन के वैल्यू में से जब इंडिविजुअली कम किया जाता है, तो फर्स्ट मशीन 14,500 की बची थी, जिसका कि 4,000 डेप्रिसिएशन लगाया गया, तो 14,000 में से 4,000 माइनस होंगे तो बचेंगे 10,500 रुपये। तो ये हमने यहाँ पर मशीन की वैल्यू दिखाई है ए मशीन की। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज़ है, इसकी वैल्यू बची थी 5,100 रुपीज़, इसमें से माइनस किया जाएगा तो 4,100 रुपये इसकी वैल्यू बची है। तीसरी मशीन 3,300 रुपये की थी, जिसका डेप्रिसिएशन 600 रुपये लगा, तो 2,700 रुपये इसकी जो बैलेंस है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, वो यहाँ पे 2,700 हम लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास जब इंडिविजुअल एक एक का बैलेंस रहेगा, तो यदि बाद में मशीन का हम सेल आउट करते हैं या बीच में मशीन के बारे में जो भी डिसीजन लेना होता है, उसके लिए हमारे पास इंडिविजुअल एक एक का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए हमने ये एक एक के बैलेंस को अलग अलग कैलकुलेशन करके और यहाँ टोटल अमाउंट 17,300 रुपये की जो बैलेंस बचा है थर्ड ईयर वो लिखा है। दोनों तरफ का टोटल 22,900 रुपये हम लगा करके और 2 लाइन खींच करके हर साल इस तरह से टोटल को हमको मिलाना रहेगा। इसे एक ही लाइन में हमें लिख करके और टोटल को शो करना है। तो इस प्रकार से ये जो 17,300 रुपये बैलेंस बचा थर्ड ईयर में, उसे हम फोर्थ ईयर में मतलब 2017 जनवरी 1 में ओपनिंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। और चूंकि हमें सवाल में 3 वर्षों का ही मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इसलिए हमने 3 वर्ष का बनाया है और चौथे वर्ष बैलेंस को ट्रांसफ़र करके और इसे ऐसा ही छोड़ दिया। जब सवाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद एक लाइन खींच करके और इस तरह से पूरे हम सवालों को यहाँ पर बंद कर देंगे। इस प्रकार से जब हम सवाल कर लेते हैं तो इसमें हमें प्रतिवर्ष हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, कितना बैलेंस बचा है, ये पूरा क्लियर दिखाई देता है। तो इसमें आपको जब रफ में वर्क करेंगे तो जहाँ रजिस्टर पे आप सम करेंगे उसी के पास वाले पेज पर आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर ही देखने में क्लियर रहेगा कि आपने कौन सी अमाउंट में से कौन सी अमाउंट को माइनस किया है। यदि आपने कोई उसी समय मिस्टेक की है तो वो कैलकुलेशन में से ही वहीं की वहीं हम सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने एग्जाम्पल समझा है, इस एग्जाम्पल को देख करके अब आपको इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझना है, जिसमें कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 6 नंबर का। इसमें बीच में मशीन को सेल भी किया है। जब सेल करते हैं तो जितने समय हम उसका यूज़ कर रहे हैं सेल किया जाएगा मशीन को, तब उसकी जो इतनी वैल्यू बची है उसमें से हम जो उसकी स्क्रैप वैल्यू हो माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया जाता है और उसमें से जितनी अमाउंट हमने उससे बेचने पर प्राप्त की है उसको माइनस करके बची हुई जो शेष अमाउंट होती है, जो बैलेंस होता है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मशीन का सेल यदि इसमें दिखाया जाता है तो उसके सेल की भी आपको कैलकुलेशन क्लियर करनी चाहिए। तो 6 नंबर के एग्जाम्पल में आपको देखना है, एक फर्म ने परचेस किया है एक ओल्ड मशीन जिसकी की वैल्यू है 50,000।
एंड उसको जो इस्टेब्लिश किए हैं उसके एक्सपेंसेस इसमें दिए हुए हैं। शिपिंग चार्जेस 4,000 रुपीज़, इम्पोर्ट ड्यूटी 5,500 रुपीज़, कैरेज 1,500 रुपीज़, रिपेयर 500 एंड ब्रोकरेज 500। ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये हमने मशीन को इस्टेब्लिशमेंट किया उसी समय पूरा हमने एक्सपेंस किए हैं। तो इन सभी खर्चों को हमें उसमें उसकी जो वैल्यू है उसमें ही ऐड करना है। तो 50,000 में ये सब एक्सपेंसेस भी हम जोड़ देंगे। तो ये सब जब जोड़ दिए जाते हैं तो इसकी टोटल अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये आई है। यहाँ आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर है। रेसिडुअल वैल्यू 10 आफ्टर 10 ईयर 2000 है। तो इस प्रकार से जब इसकी हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी यहाँ पर समझाई गई है। तो आपको ये पूरे एग्जाम्पल को समझना है और जब इसे सेल आउट किया जाएगा तो कितनी अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र की है वो भी यहाँ समझाया गया है। तो आपको ये एग्जाम्पल अब अच्छे से समझना है और इसको करेंगे आप। ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप यदि अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें यदि आपको कोई डाउट आता है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज दे करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये आपको प्रयास करना है और यदि आपने प्रयास किया तो आपको निश्चित रूप से ये सवाल आ जाएगा। अब इसके बाद आपके लिए ये होमवर्क दे करके और मैं इसे यहीं क्लोज करूँगी और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपसे मैं इसके क्वेश्चन के बारे में पूछूंगी। इसलिए आप इसे निश्चित रूप में करिए और इसे करके और समझ करके और यदि आगे के भी सवाल आपको आते हों तो आप उसे भी करने का प्रयास करिए। जितने सवालों को आप स्वयं करेंगे तो आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको प्रैक्टिस होगी और किए हुए सवाल यदि आप पूरी ईमानदारी से कर लेते हैं तो उसमें आप खुद ही बहुत कुछ सीख पाएंगे और आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें ये सवाल आ गए हैं।